वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं ऐसा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैर का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्रैक्टिकल बात बोली गई है और ये कभी ना कभी मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों ने लाइफ में इसको फील भी किया होगा। लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस, यानी कि जो आप लोगों की जिंदगी में चल रहा है ना वो 10% होता है और बाकी का 90% होता है कि आप लोग उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती है, आप लोगों ने सोसाइटी में देखा होगा, किसी को मान लीजिए छोटी सी चोट लग गई, आप लोग बोले ओ तेरी ये क्या हो गया, ऐसी चोट कैसे लग गई। और मान लीजिए किसी को बड़ी चोट लगी, छोटी सी चोट लगी है, कोई नहीं, सब ठीक हो जाता है। देखिए मतलब डिफरेंस देखिए दोनों के अंदर में। रोड पर आप लोग सड़क पर कहीं जा रहे हैं, किसी ने आकर पीछे से गाड़ी ठोक दी, ठीक है, या फिर आप लोगों की किसी के साथ में टक्कर लग गई, तो दो लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे, एक दूसरे के सर पे चढ़ जाएंगे मारने काटने के लिए। और जो समझदार इंसान होगा वो कहेगा अरे यार कोई नहीं यार, आगे से देख के चलाएंगे, तो एक दूसरे के साथ में आराम से बात करेंगे, चोट तो नहीं लगी भाई कहीं पे, ठीक है ना सब। तो इस तरीके से बात करेंगे और बोलेगा अगर वो लगता है सामने वाला कुछ कमजोर है, ऐसा लगता है कि उसको चोट आ गई है, फिर उसकी बाइक वगैरह टूट गई है, तो उसको 2-4 हजार रुपए भी दे दो, चलो कोई नहीं यार अपनी कंडीशन सही है तो उसको दे देते हैं, उसकी कंडीशन सही रहनी चाहिए। तो ये होती है इंसानियत। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम इंसान अपने आप कमी कर लेता है और बहुत सारी अपने आप खुद ही अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम बढ़ा लेता है। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलता है। तो जरूरी है हमेशा कि रिएक्शन आप लोगों की सही तरीके से और सही जगह होनी चाहिए, यानी कहीं पर किसी भी चीज के लिए हम लोग रिएक्शन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो काफी शानदार आज का डिस्कशन रहेगा, टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर को देखना है। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद में फिर क्या हुआ हिचके आगे इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियनिज्म, जो एक तरीके से डे होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ह्यूमैनिटेरियन यानी कि इंसानियत के नाते आप लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसकी हेल्प कर रहे हैं वो सब चीजें। तो 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम क्या है ये आप लोग को बताना है। फर्स्ट टाइम फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया ये यहां पर वाटर शॉर्टेज कहां पर, यहां पर यह कोलोराडो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिवर है एक कंट्री में, तो कौन सी कंट्री के अंदर है ये रिवर जहां पर ये माना जा रहा है कि अभी पानी की जो कमी हो सकती है। तो काफी इंपोर्टेंट ये अभी इंसिडेंट बन गया है। अटल इनोवेशन मिशन जिसको AIM आप लोग बोलते हैं, तो नीति आयोग के साथ में कोलैबोरेट किया गया। ला फाउंडेशन डजोल्ट ये सिस्टम है इसके द्वारा इन इंडिया, और ये थर्ड सीरीज है यहाँ पर SEP ये 3.0। तो क्या है ये SEP 3.0, इसको आप लोगों को बताना है। थीम क्या रखी गई इसकी, मेड इन 3D, आगे आप लोगों को बताना है। ये इंपोर्टेंट न्यूज इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के बारे में। जियो स्पेशल क्या होता है इसके बारे में 2 आर्टिकल हैं, एक तो शॉर्ट न्यूज के अंदर है, एक लॉन्ग न्यूज के अंदर है, तो दोनों को कंबाइन कर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बारे में बताने की सेकंड मीटिंग इसकी जो है अभी ऑर्गेनाइज कराएगी, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज कराई जाएगी अक्टूबर में 2022 में। तो ये कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज कराएगी इसको, जिसको UNWGIC बोलते हैं। इससे पहले इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 2018 में हुई थी, अब 2022 में इसकी सेकंड मीटिंग हो रही है। वो किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी, देखिए गिनी चुनी 2 मीटिंग है, तो दोनों के बारे में अगर आप लोगों को आइडिया रहेगा तो अच्छा रहेगा, पता चला स्टेटमेंट में कौन सी पूछ लें, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। अगर ओशन के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर, पानी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी अगर कोई पोल्यूटेंट मिल जाता है तो उस पोल्यूटेंट को वहां से निकालना, ये विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबीज या फिर जो बैक्टीरिया रहते हैं, तो उसकी हेल्प से उसको वहां से निकालना, तो ये एक प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, यानी कि क्या मेथड है ये, कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, क्वेश्चन भी अलग अलग पूछे जाते हैं और इसके कई नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जानेंगे आखिर ये क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा कंफर्म किया गया है नेशनल इंटेलेक्चुअल जो यहाँ पर प्रॉपर्टी अवार्ड होता है, तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर ये अवार्ड देती है। इंडिया की रैंक इंप्रूव हो गई यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कितनी रैंक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसी के साथ में EACPM, तो ये यहाँ पर बेसिकली रिलीज करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है इसके बारे में बताता है। तो किसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, तो इनडायरेक्ट वे में बोलो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम लोगों ने लेक्चर का ओवरव्यू लिया, काफी कुछ आप लोगों को लेक्चर के अंदर जानने को मिलेगा, तो टकटकी लगाकर आप लोगों को लेक्चर को देखना है। आइए इंपोर्टेंट डे के साथ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो इंपोर्टेंट डे है यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में। ह्यूमैनिटेरियन एक तरीके से क्या बोलेंगे आप लोग, मानवता या फिर इंसानियत एक तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डे है ये 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इंसानियत के नाते अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग किसी इंसान की हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं उस इंसान की। आप लोगों को लगता है किसी का जैसे मैंने बोला एक्सीडेंट हो गया, ब्लड की जरूरत है, तो आप लोग उसको ब्लड दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो रिकॉग्नाइज किया जाता है यहाँ पर ये ह्यूमैनिटेरियनिज्म, जो एक तरीके से जो ह्यूमैनिटेरियन डे है पर्सनल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जो उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं, किसी की हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉज, मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि यार बहुत सारे लोग डूब रहे हैं, इनको बचाया जा सकता है, पर लेकिन पता चला बचाते बचाते आपका नुकसान हो गया, ठीक है। कई बार इंसान की जान भी चली जाती है बचाने वाले की, ठीक है। आप लोगों ने देखी होगी ना मूवी थी टाइटैनिक, ठीक है।
तो वो क्या करता है, उसकी जान बचाता है, अपने आप मर जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी। तो एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन काम किया गया लुंडे के द्वारा, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कई बार आप लोग देखते हैं इस तरीके से कई सारे लोग हैं अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचा लेते हैं। जब गुजरात में आप लोगों ने देखा होगा आग लगी थी एक बिल्डिंग के अंदर जिसमें कई सारे बच्चे पढ़ रहे थे, तो कई सारे लोगों ने ऊपर चढ़ चढ़कर भी उनकी जान बचाई अपनी जान को खतरे में डालकर। तो वो होता है ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि दूसरों के लिए अपनी एक तरीके से जान खतरे में डालकर भी एक तरीके से हेल्प करना। और ऐसा नहीं है कि यही तरीका होता है, आप लोग कई तरीके से किसी की हेल्प कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया ना, कहीं एक्सीडेंट हो गया, अगर कोई सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया तो आप लोग उसकी भी हेल्प कर सकते हैं। ये भी एक तरीका ह्यूमैनिटेरियन काम है, ठीक है। तो थीम के बारे में बात करें तो द ह्यूमन रेस, तो यहां पर ये इसकी थीम है अब की बार की, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसी ह्यूमैनिटेरियन वाले अगर मुद्दे के बारे में हम लोग बात करें, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर ये कई सारे मेंबर जो है आगे निकल कर आए। तो पहला जो है यहाँ पर, वैसे तो कई सारे मेंबर ने और भी ज्वाइन किया है, तो जो सबसे पहले मेंबर है यहाँ पर ये किम जोंग उन, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं उनके द्वारा सबसे पहले सिल्वर कमांडो बने किम जोंग उन, ठीक है, इनके द्वारा ज्वाइन किया गया। बाकी कई सारे लोगों के द्वारा ज्वाइन किया गया ब्रोंज कमांडो वाला भी, तो सुनील कुमार, सना और कविता, तो कई सारे लोग जो हैं वो आगे निकल कर आ रहे हैं। कई सारे लोगों के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि यार और तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो कम से कम एक बार इनका नाम ले दिया जाए ताकि हेल्प जो कर रहे हैं लोगों की, तो काफी अच्छा इस तरीके से। तो ये एक तरीके से काफी सारे लोगों की, वो नहीं कहते कि एक तरीके से जो कि छोटी छोटी चीजें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हेल्प करने में अगर इस तरीके से आ गया है तो एक बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। जो यहाँ पर न्यूज है, मुझे लग रहा था कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो दोस्त है मेरे, तो इस तरीके से सबसे पहले नॉर्थ कोरिया के लीडर ही सामने आए निकल कर। नाम पता नहीं क्या है इस बंदे का, चलिए जो भी है, अपना पढ़ाई अच्छे से होती रहनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद में मिलना जरूर, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं सेंटर के बारे में बात की जा रही है। सेंटर के द्वारा देखिए क्या बात करते हैं, जब पैसे के बारे में बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि पेट्रोल और डीजल जो है वो यहाँ पर आज की डेट में उनका प्राइस काफी ज्यादा हाई है। तो जब सेंटर से पूछा गया कि भाई साहब इसका प्राइस इतना हाई क्यों है, तो सेंटर ने बोला ये हमारी कमी नहीं है, ये यूपीए की कमी है, यानी कि एक तरीके से जो कांग्रेस की पार्टी थी पावर में उस टाइम पर, उसकी कमी है, इसलिए ये इतना प्राइस देखने को मिल रहा है। आप लोग बोलोगे यूपीए की क्या कमी है, तो यहां पर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कंडीशन क्या चल रही है। नॉर्मली अगर 2014 के कंपेयर में 2016 का प्राइस आप लोग देखोगे तो यहां पर जो बेस प्राइस है जो हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं क्रूड ऑयल, वो 47 रुपए है, तो यहां पर ये घटकर 34 हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बाहर से जो तेल हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं वो सस्ता हो गया है, पर लेकिन रियलिटी में जो सेंटर का टैक्स था वो 10 रुपए था, यहाँ पर ये बढ़कर 32 हो गया है, यानी कि सेंटर ने अपना टैक्स जो है 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दिया। आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से समझिए आप लोग यहाँ पर, यानी कि एक 3 की मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर 14% था, 36% हो गया है। जो डीलर का कमीशन है वो 2%, यहाँ पर 2% हुआ कर, सॉरी 2 रुपए या फिर 2% हुआ कर 3% हुआ करता था, अभी ये लगभग 4% हो गया, लगभग 3.77। स्टेट का टैक्स 11 था, इनका लगभग यहाँ पर 21 हो गया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये सेंटर ने और स्टेट ने जमकर अपनी जेबें भरनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से 71 प्राइस हुआ करता था उस टाइम पर जब 47 रुपए बेस प्राइस था। अब यहाँ पर जब 34 रुपए ये घट गया है, बाहर से महंगा तेल नहीं आ रहा है, उसके बाद भी हम लोग 92 रुपए और कहीं कहीं पर आप लोगों ने देखा होगा 100 रुपए भी हम लोगों ने पे किए हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमारी हरकतें नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम पर यहाँ पर ऑयल बॉन्ड इशू किए गए थे यहाँ पर, जिसके चलते उसका पेमेंट हम लोग को करना पड़ रहा है। बॉन्ड क्या होता है, एक तरीका गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से जब पैसा उठाती है तो उसको आप लोग बॉन्ड बोल देते हैं। देखिए होता क्या है, गवर्नमेंट के खर्चे तो है ज्यादा और आमदनी है कम, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि आमदनी तो है 98 और खर्च हो गया रुपया। तो आमदनी 98, जब खर्च हो गया रुपया तो बाहर से उधार लेना पड़ेगा, कि घर से आए 10,000 रुपए उड़ा दिए, 12,000 रुपए, 2,000 रुपए उधार लेकर भी उड़ा दिए। तो इसका मतलब ये कि इंसान जो है वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहा है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है बॉन्ड की फॉर्म में। अब वो बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, तो ऑयल के नाम पर बॉन्ड रख दिया तो ऑयल बॉन्ड हो गया यहाँ पर। तो इसके चलते बोला गया था कि जब यहाँ पर सब्सिडी दी जाती थी फ्यूल प्राइस में, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर मान लीजिए जो प्राइस बढ़ गया ऑयल का, ठीक है, पर लेकिन हमारी घरेलू मार्केट में फिर भी नहीं बढ़ रहा है, मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में 10 रुपए बढ़ गया, पर घरेलू मार्केट में उतना का तो नहीं है, वो यहाँ पर अभी यहाँ पर वो प्राइस जो है वो का वही चल रहा है जो पहला था, उसमें गवर्नमेंट ने अपने ऊपर वहन कर लिया। तो उसके लिए उनके लिए बॉन्ड इशू किए गए थे। अब बॉन्ड तो इशू कर दिए गए, बॉन्ड तो एक तरह का लोन हो गया ना, कि मैं आप लोगों को बोलूं यार मुझे ना 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप लोगों में कोई इस तरह का बॉन्ड दे दूंगी, ठीक है ये बॉन्ड आप लोग रख लीजिए और जब आप लोग मुझे रिटर्न करेंगे मैं आप लोगों को पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो एक तरह की गारंटी होती है वो, पर लेकिन उस पर इंटरेस्ट तो मुझे पे करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अभी जो है प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 1.34 लाख करोड़ रुपए का उस टाइम पर जो यहाँ पर अभी हमारे ऊपर जो बॉन्ड चढ़े हुए हैं उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग फिस्कल डेफिसिट में चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका प्राइस नहीं घटा सकते, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा हम लोग को ये प्राइस जो है ये हम लोग घटा नहीं पा रहे हैं। अभी हुआ क्या था, तमिलनाडु में बजट प्रस्तुत किया गया, तो तमिलनाडु में जो बजट प्रस्तुत किया गया उन्होंने एक गेम खेला
पहले तो जो था ऑयल का प्राइस था वो 7 रुपए बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर उसको घटाकर उसको 3 रुपए घटा दिया, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है क्या खेला खेल रहे हो यार, तुम तो हमारी बेइज्जती करवाओगे। यानी कि एक तरह सब बोलने लगे जब स्टेट गवर्नमेंट घटा सकती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं घटा सकती अपना जो बेसिकली टैक्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है तो ऐसे तो हम भी घटा देंगे, पहले इसको 8 रुपए बढ़ा देंगे और फिर 5 रुपए कम कर देंगे, ऐसा तो काम हम भी कर सकते हैं। तो ये भी गलत तरीका इस तरीके से। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अगर यहाँ पर 2% घटा दे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 2-4% घटा दे तो जनता के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है आज के डेट में इस चीज का वो काफी कम हो जाएगा, पर लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोगों से पूछेगी क्यों तेल घट रहा है, क्यों तेल का प्राइस ही देखने को मिल रहा है, क्यों कंडीशन है, तो अभी प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट ने पूरा जो ठेका था वो किसके ऊपर फोड़ दिया, वो फोड़ दिया अभी यहाँ पर पुराने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि हाँ ये पुराना एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो गया अभी यहाँ पर पहले जो पावर में था उसने हरकतें की है। पर लेकिन आगे आने वाले के लिए क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट सही कर रही है, आप लोग बोलेंगे वो कैसे। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कर रही है, जो यहाँ पर उन्होंने तेल के लिए किया है यहाँ पर कि जो बॉन्ड इशू कर दिए, ये सेम काम करने यहाँ पर बैंक के लिए, जो बैंक अपनी कैपिटलाइजेशन लूज कर चुके हैं तो उनके लिए इनके द्वारा सेम इस तरीके से बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं, और जो आगे चलकर मैच्योर होंगे यहाँ पर 2028 में या फिर 2035 में, यानी कि 2028 तक 2035 तक तो कोई गारंटी नहीं कि प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट रहेगी, तो उस टाइम पर जो कोई गवर्नमेंट होगी फिर उसके ऊपर इसका भार पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह कि आप लोग भी दूध के धुले नहीं है, पहले वाले भी दूध के धुले नहीं थे, पॉलिटिशियन सब एक जैसे होते हैं, सारे किसी का भी नाम आप लोग रख दोगे ना थाली में रख के, सारे एक ही थाली के चट्टे वट्टे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वोट के लिए कुछ भी करेगा, वो वाला फंडा है। तो इसलिए हमेशा आप लोग समझिए कि किस तरीके पॉलिटिशियन को आप लोग को वोट देनी है, ठीक है। तो कभी भी इनके बहकावे में नहीं आना है, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से लेकर चलना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, थोड़ा डिटेल में इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि इशू काफी ज्यादा न्यूज में था, कई सारे बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे इसके बारे में, तो मुझे लगा कि अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो छोटा टॉपिक जो है बड़ा टॉपिक बन गया, ओके। आगे चलते हैं। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए 2020 के। तो इसमें कई सारी बातें देखने को मिली। तो श्री गोयल जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से जो चीजें सामने रखी गई, तो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा आज की डेट में हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रखे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो पेटेंट अपना रजिस्टर करा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करा रहे हैं। जैसे कि अब हमारा ये लोगो है, ठीक है, तो हो सकता है कि यहां पर इससे मान लीजिए ये इसको रजिस्टर करा लिया जाए तो एक परमानेंट लोगो बन जाएगा ये, तो एक तरीके से ट्रेडमार्क हो गया। अगर किसी भी मान लीजिए किसी किताब के ऊपर या फिर किसी टी शर्ट के ऊपर, किसी मग के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो आप लोग तुरंत समझाएंगे कि ये एसएलवी फैमिली का लोगो है। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारे लोग आज के में चीजें रजिस्टर करा रहे हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें, अगर 2020-21 के अंदर 28,391 पेटेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि यहां पर 4,227 थे अगर 13-14 में आप लोग बात करें, तो 572% का ग्रोथ हुआ है यहां पर पेटेंट के अंदर में, इतने सारे लोग सामने निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर काफी एक तरीके से रिड्यूस हो गया टाइम पेटेंट एग्जामिनेशन का, जो 72 बेसिकली महीने हुआ करता था, अब यहां पर वो 12 से लेकर 24 महीने कर दिया गया। तो इसलिए भी यहां पर थोड़ी आसानी हो गई है चीजों को लेने में। इसी तरीके से जो मैं ट्रेडमार्क कह रहा हूं, ये जो रजिस्टर किया जा रहा है, 2 लाख ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए पिछले 4 साल में, 2016 से लेकर 2020 तक का। अगर बात करें 75 साल में पूरे 11 लाख जो है रजिस्टर किए गए 1940 से लेकर 2015 तक, पर लेकिन पिछले 4 साल में अकेले में 2 लाख हो गए। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पर चीजें बढ़ रही है हमारी कंट्री में, कितने सारे आप लोगों को इनोवेशन देखने को मिलेंगे। तो कंट्री जो है वो प्रोग्रेसिव पाथ पर चल रही है। अगर कोई भी यहां पर इस तरीके से अपनी कंपनी बनाता है, इस तरीके से काम करता है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 2-4 लोगों को तो वो जॉब देगा ही, तो अपना घर तो चलाएगा ही चलाएगा, 2-4 लोगों का और घर चलाएगा। तो ये प्रोडक्टिव चीज है, इसलिए हमारी कंट्री में बहुत सारा स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि जो लोग पहले जॉब मांग रहे थे वो आज के डेट में जॉब दे रहे हैं लोगों को। तो ये कंट्री के बेनिफिट के लिए आप लोग चीजें बोल सकते हैं, कंट्री के लिए फायदेमंद ये चीजें आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग 2020 में, ये हमारी 48 है, ठीक है, अभी यहां पर प्रेजेंट नहीं आई है। तो प्लस रैंक जो है 33, यहां पर ये 81 हुआ करती थी 2015-16 में, अब 48 हो गई है। तो काफी शानदार जंप आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर जो है यहाँ पर ये ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है, इसमें क्या क्या चीजें देखती हैं, क्या क्या कहां पर क्या क्या इनोवेशन रहे। तो इंस्टीट्यूशन जो है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, बिजनेस कैसा है, ये देखा जाता है। ह्यूमन कैपिटल कैसा है, रिसर्च कैसा है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जब कोई इंसान को आप लोग एजुकेशन और उसी के साथ में उसको हेल्थ अच्छी देते तो ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर किस लेवल पर एजुकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्या फोकस करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे डेवलपमेंट आप लोग कर रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, जर्नल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोलॉजिकल जो हो गया, सस्टेनेबिलिटी, उसके बारे में बात कर सकते हैं। मार्केट के अंदर अगर बात करें तो किस तरीके की चीजें चल रही है, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, कॉम्पिटिशन, मार्केट स्केल क्या चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, एक तरीके से नॉलेज है, इनोवेशन हो रहे हैं क्या, फिर
चीजों कितना नॉलेज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज और टेक्नोलॉजी कितने अच्छे से हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्रिएटिव आउटपुट कैसे निकल कर आ रहे हैं। तो इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीजों को अच्छे से कर देना, जिसको जो कि एक तरीके से कोई काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है, उसको आप लोगों ने बोला यार इसको तो ऐसे कर सकते हैं, क्यों इसमें माथापच्ची कर रहे हो, ये तो आसानी से हो जाएगा ये काम, तो वो इनोवेशन हो गया। तो उस काम को इनोवेशन से कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों से पूछे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वैसे तो तैयार करने के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन आती है, पर एक का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं WIPO, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी इसके साथ में यहाँ पर जो कार्नेल यूनिवर्सिटी मिलकर INSEAD ये भी मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, पर ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसका नाम नहीं भूलना है, बाकी का आप लोग एक बार को याद नहीं रखे तो चल जाएगा। थीम जो थी यहाँ पर 2020 के लिए वो थी हु विल फाइनेंस इनोवेशन। देखिए आज की डेट में अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा आविष्कार कर दिया है जिससे काफी सारे लोगों को फायदा पहुंच सकता है, पर लेकिन उसको सही तरीके से पिक्चर में लाने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, बिना पैसे के कोई चीज आगे चलती नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी अगर इनिशियल ढांचा आप लोगों को लगाना है तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी यार, तो कौन उसको फंड करेगा? तो यही बोला गया कि हु विल फाइनेंस एक तरीके से इनोवेशन। अगर कोई इनोवेशन सामने आ रहा है तो पैसा कौन देगा? तो उसके लिए पैसा अगर कोई देगा तो उसको सपोर्ट करने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में मोटा मोटा एक आइडिया रख सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। रैंकिंग वगैरह भी आप लोगों से अगर कोई पूछ ले तो कंफ्यूज आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है यूएसए से। यूएसए ने डिक्लेयर किया कि वाटर शॉर्टेज है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर कोलोराडो जो रिवर है यहाँ पर, ये नॉर्मली यूएसए जैसी कंट्री में शॉर्टेज देखने को मिल रही है। बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग अक्टूबर 2021 में आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो कोलोराडो जो रिवर है उसके बेसिन के अंदर अगर बात करें तो अपर जो बेसिकली कोलोराडो यहाँ पर, इसके अंदर न्यू मैक्सिको, एक तरीके से नॉर्थ एरिज़ोना, ठीक है, तो ये कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे। इसी के तरीके से लोअर बेसिन है, यानी कि जो यहाँ पर अगर बात करें कोलोराडो जो रिवर है ये 2 बेसिन में डिवाइड है, एक तो अपर बोलते हैं एक लोअर बोलते हैं। तो अलग अलग है, जैसे यहाँ पर हो गया नेवेडिया, ठीक है, एरिजोना हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, इसी के साथ में सदर्न ये, इसी के साथ में यहाँ पर न्यू मैक्सिको। तो अलग अलग रीजन में यहाँ पर इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। आप लोग देखते हैं ये पूरा बेसिन है यहाँ पर कोलोराडो रिवर का, तो कितने सारे एरिया में यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये अपर बेसिन हो गया, ये लोअर बेसिन हो गया, तो इसमें आप लोगों को इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से यहां पर इसको समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिए किस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात की जा रही है। तो ये पर्टिकुलर कंट्री यहां पर लोअर बेसिन और अपर बेसिन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कोलोराडो रिवर जो है यहां पर एक तरीके से मैनेज किया जाता है। बेसिकली यहां पर अगर ये सिस्टम है यहाँ पर, तो सिस्टम इज मैनेज्ड विद द सीरीज ऑफ डैम। कई सारी बांध देखने को मिलेंगे, कई सारी कैनाल देखने को मिलेगी, वाटर को कंट्रोल किया जाता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। आप लोग इससे सिंचाई भी कर लो, आप लोग मछली पानी कर लो, आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लो, तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो लोअर बेसिन में यहाँ पर होवर डैम कंट्रोल करता है फ्लड को और रेगुलेट करता है फिर उसे सही तरीके से वाटर को यूटिलाइज करने के लिए। तो बोला यह गया कि ड्रोथ की वजह से जो सूखा पड़ा है उसकी वजह से यहाँ पर आने वाले टाइम में लग रहा है कि यहाँ पर इसमें पानी की जो है कमी देखने को मिलेगी। तो इसके चलते पहले से ही चेतावनी इशू कर दी गई है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। ऐसे ऐसे शब्द आप लोगों से कई बार यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर वहां पर बायो रेमेडिएशन देखने को मिले, या फिर आप लोगों को यहाँ पर बायो ट्रीटमेंट देखने को मिले, या फिर बायो रिक्लेमेशन देखने को मिले, या फिर बायो रिस्टोरेशन देखने को मिले, तो ये सारे एक ही प्राणी के अलग अलग नाम हैं, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ओके। जैसे आप लोग देखो ना दोस्त वगैरह जो होते हैं कई सारे नाम रख देते हैं कि कोई चिंटू बोल रहा है, कोई पिंटू, कोई मिंटू, कोई सिंटू, कोई गिंटू, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक ही प्रोसीजर के नाम है। तो जानेंगे इसके बारे में आखिर क्या बात की जा रही है। यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो पीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर में, ठीक है, कोल लिग्नाइट पीएसयू, इसके द्वारा अभी बात की गई कि टारगेट करेंगे यहां पर गो ग्रीन, यानी कि ग्रीन एक तरीके से काम करना है, यानी कि एक तरीके से पृथ्वी को ग्रीन बनाना है, हरा भरा बनाना है। और कौन बोल रहे हैं? वो कोयले वाले बोल रहे हैं। तो कोयले वाले एक तरीके से नहीं कहते कि कहीं ना कहीं जो कोयला प्रोड्यूस कहते हैं तो उसको न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। तो गो ग्रीन जो ड्राइव यहां पर चलाई जा रही है, इसको बेसिकली आगे चलकर जो नाम दिया गया था यहां पर, ये था यहां पर वृक्षारोपण अभियान 2021। तो ये अभी हमारी कंट्री में स्टार्ट किया जा रहा है 19 अगस्त 2021 से यूनियन कोल मिनिस्ट्री के द्वारा, कोल एंड माइनिंग के द्वारा। तो यानी कि एक तरीके से पेड़ लगाने का एक तैयारी की जा रही है ताकि पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेड़ लगा रहे हैं, एसएलवी फैमिली के मेंबर, तो काफी अच्छा लगता है इस तरीके से। तो ये कंट्रीब्यूशन यार कहीं भी कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आप लोग को उस तरीके से देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आप लोग बोल सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर अगर बात करें मोर देन 300 के करीब प्लांटेशन साइट यहाँ पर अराउंड द जो कोल फील्ड है, यानी कि जहां से भी कोयला निकाला जाता है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं हमारे देश में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, उसका नाम आप लोग बताइए। 3 सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाले राज्य बताइए आप लोग, तो उनके आसपास में यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं हम लोग अपना जो कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड
पेप्टाइड निकलेगा तो उसको हम लोग एक तरीके से एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिला 19 अगस्त से यहाँ पर चीजें चल रही है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। अब एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ये बायो रेमेडी की जो यहाँ पर हम लोगों ने बात की ना, कई सारे शब्द बोले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर बेसिकली बायो रेमेडिएशन बोलते हैं, या फिर आप लोग इसको बायो ट्रीटमेंट, या फिर बायो रिस्टोरेशन, या फिर बायो रिक्लेमिनेशन। तो बेसिकली होता क्या, अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं तो एक तरीके की ऐसी ब्रांच है जो आप लोगों को हेल्प करती है किसी भी तरीके का पोल्यूशन अगर फैला हुआ है। पोल्यूशन कहां पर फैला हुआ है, मान लीजिए सोयल पॉल्यूटेड हो रखी है, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों का वाटर पॉल्यूटेड हो रखा है, मान लीजिए इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन है, तो यहां पर बेसिकली जो बैक्टीरिया है या फिर जो माइक्रोबीज है उनका यूज कर उसको यहां पर कई तरीके से कई सारी चीजें अच्छी भी होती है ना, आप लोगों ने ऐसे तो नहीं, इससे आप लोगों को बात करें जैसे कीड़े होते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा है कई बार गोबर पड़ा हुआ है तो उसमें कीड़े लगेंगे और वो खाद बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके कीड़े अच्छे होते हैं तो उन्होंने क्या किया, उसको गोबर को खाद बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्या तरीका हो गया, ये एक तरीके से बायो तरीका हो गया चीजों को सही करने का। तो यहां पर इसी तरीके से तो कोई भी अगर इस तरीके का यहां पर माइक्रोबीज हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, उसकी हेल्प से हम लोग इसको सही करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये, इसके बारे में एक आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं जो कि इसी से रिलेटेड है यहां पर, तो उसके चलते हम लोग चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे। ये इकोनॉमी से रिलेटेड आप लोग इसको यहां पर कनेक्ट कर देख सकते हैं। यहां पर भी बात की जा रही है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा ओशन के अंदर जब कोई भी यहां पर हम लोग मान लीजिए ऑयल खरीद कर लेकर आ रहे हैं बाहर से, ठीक है, पता चला हमारा जहाज था, उसका ऑयल का टैंकर था, उसमें से तेल निकल गया, तो तेल जो है अब पूरी सतह पर फैल गया ओशियन की। तो आप लोग ये समझिए पूरी सतह पर तेल फैल जाएगा, उसके अंदर मछली भी है, कछुए भी है, दुनिया भर के जीव जंतु समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में हम लोगों ने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट वे में तो हम लोगों ने काफी चीजें बर्बाद कर दी ना। यानी कि एक तरीके से बोले तो हम लोग लाइफ बिलो वाटर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 उसके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल दिया हम लोगों ने। तो ये चीजें सही थोड़ी ना, इस तरीके से अगर आप लोग इसको चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ बिलो वाटर को हम लोग को अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा। सॉरी 14, ठीक है ना, तो लाइफ बिलो वाटर 14 अगर आप लोग बात करिए तो 4 याद रखिएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो लाइफ बिलो वाटर के बारे में आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर यहां पर हम लोग इसको बर्बाद करेंगे लाइफ बिलो वाटर को, तो इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहे हैं, मछली हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर वो चीजें जा रही है, घुमा फिराकर लेड हो गया, एक तरीके से प्लास्टिक हो गया, हम लोग ने डिस्कस भी किया था ना कि माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर जा रही है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये तरीके हम लोग को सुधारने पड़ेंगे। अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐसा नेचुरल तरीका होना चाहिए। तो उसी के चलते यहां पर अभी क्या किया जा रहा है, बेसिकली यहां पर ये फिर से आ गया ना शब्द मैंने बोला था अभी यहां पर, तो स्टिमुलेट करने की बात की जा रही है बैक्टीरिया के थ्रू। यहां पर किस तरीके से हम लोग यहां पर जो यहां पर कोल्ड सी वाटर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो कैनेडियन आर्टिक के अंदर में काफी सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, कई बार डीजल होता है या फिर पेट्रोलियम ऑयल होता है तो ऑयल स्पिल हो जाता है, तो इस तरीके से उसको कैसे कम किया जाता है। तो बायो रेमेडिएशन की बात की जा रही है फिर से, यानी कि कुछ ऐसे कीट पतंगे, कुछ ऐसे जीव जंतु अगर यहां पर छोड़े जाएं कि वो यहां पर ये ऊपर का सारा तेल पेल जाए, यानी कि एक तरीके से सारा तेल पीकर चले गए वो यहां से। ठीक है, उन्हें कि एक तरीके से आप लोगों को भूख लगी, आप लोग सारे सब कुछ खा गए घर में जो भी रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए घर में कई सारे आइटम रखे हुए हैं, एक साइड में राजमा, एक साइड में छोले चावल, एक साइड में पनीर रखे हैं, आप लोग बोले कि एक एक कर सबको पेल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को खाना वो हो गया, पर लेकिन कुछ चीजों का कुछ ऐसे जीव जंतु जिनका खाना ही है एक तरीके से, तो इसको एंजॉय करेंगे, तो एक तरीके से उनका खाना भी हो जाएगा, उनका पेट भर जाएगा, ऊपर से आप लोगों को दूसरा ये देखने को मिलेगा साइड बाय साइड उनका पेट भर गया और इसके साथ में यहां पर पोल्यूशन खत्म हो गया। तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाई आप लोगों ने कि आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट करके टेक्नोलॉजी लगाई है, तो एक नेचुरल तरीके से चीजों को खत्म करना। ठीक है, मोटापा बढ़ गया तो नेचुरल तरीके से खत्म करो उसको। आप लोग कैलोरी इनटेक कितनी ले रहे हैं और कैलोरी बर्न कितनी कर रहे हैं, उसमें डेफिसिट होना चाहिए ना, कि कैलोरी इनटेक कम करें और डेफिसिट एक तरीके से बर्निंग ज्यादा करें, तो सीधी सीधी बात है नेचुरल तरीके से वेट अपने आप कम होना बंद हो जाएगा। पर लेकिन कैलोरी इनटेक बढ़ाया जा रहा है और बोल रहे वेट कम नहीं हो रहा है, कैसे कम होगा, तो इस तरीके से बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अर्ली 2020 में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT जिसको बोलते हैं, कहां पर है, क्वेश्चन बन जाता है कई बार, फिर बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, डायरेक्ट कई सारे इंस्टीट्यूशन के नाम दे देते हैं आप लोगों से, स्टेट के अंदर पूछ लेते हैं। तो यहां पर इसके बारे में बात करें तो इको फ्रेंडली क्रूड ऑयल बायो रेमेडिएशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि चीजों को हम लोग टैकल कर सकें। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो कई बार ऑयल स्पिल होता है तो वहां पर इस तरीके से अनकंट्रोल रिलीज होता है ऑयल का, कोई गैसोलाइन हो गया, यानी कि जो क्रूड ऑयल हो गया, कच्चा तेल हो गया, इसमें से आप लोग पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, अलग अलग चीजें निकाल के लेकर आते हैं। ऑयल का कोई बाय प्रोडक्ट आ गया, मान लीजिए चारकोल वहां पर आप लोगों से टैंकर उसमें से निकल गया। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा तो दुनिया भर का नुकसान पहुंचाएगा ना, तो उसको पोल्यूट कर देगा, पानी को भी पोल्यूट करेगा, एयर को भी पोल्यूट करेगा, इसी के साथ में मोस्ट ऑफ जो उसके अंदर जो जीव जंतु हैं उनकी जान ले लेगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, तो उसी के बारे में बात की जाती है। तो इंपैक्ट कहां पर डालेगा ये, तो इंडिजिनस पीपल के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। कई सारे लोग जो हैं उस एरिया में, जो कोस्टल एरिया में बात करूं तो हमारी कंट्री के टोटल 9 राज्य हैं जो कोस्टल एरिया से कनेक्टेड हैं। अब सोचिए वहां पर मछुआरे जो उस एरिया में डिपेंडेंट रहते हैं, तो उनके लोकल एरिया में उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। हार्मफुल एक्वेटिक जो लाइफ होती है उसके अंदर मैंने बताया ना, ओशन के अंदर
कई सारे जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कहीं मछली है, कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर बेसिकली जैसे कछुए हो गए, कहीं पर झींगे देखने को मिलेंगे। तो एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो 14 वाला गोल बताया ना अभी, तो लाइफ बिलो वाटर बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट जो बात की जा रही है हाइपोथर्मिया के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें क्या करेगा बेसिकली, इसका शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब ये होता है कि एक तरीके से जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको बिलो नॉर्मल डिक्रीज कर देता है, यानी कि इंसान को बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगे। ठीक है, तो इस तरीके के भी कई सारे इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से जब क्रूड ऑयल इस तरीके से यहाँ पर अगर उसके अंदर जाता है तो जो भी यहाँ पर कई सारे जीव जंतु रहते हैं तो उनके ऊपर यहाँ पर कई सारे ऐसे इंपैक्ट देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है, एक तरीके टॉक्सिक होता है काफी लार्ज स्केल पर, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी आप लोग बोल सकते हैं। मैंग्रूव्स, मैंग्रूव्स क्या होता है? दलदली, एक तरीके से दलदली फॉरेस्ट आप लोग बोल सकते हैं, जो कि कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन देकर पूछा गया पास्ट में कि सुनामी जो आती है पर्टिकुलर एरिया में, तो मैंग्रूव्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो मैंग्रूव्स काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं वहां पर, उसको रोकने के लिए कोस्टल एरिया में साइक्लोन आते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर इसी के साथ में क्या करता है, इकोनॉमिक की अगर काफी अच्छी चीजें थी वहां पर, अगर बात करें टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से लोग जाते थे, बोलेंगे नहीं यार वहां तो गंदगी रहने लगी है, ऑयल स्पिल हो गया, बदबू आती है अब तो वहां पर। ठीक है, पावर प्लांट कोई काम कर रहा है तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, वो भी उसमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा, फिशिंग एरिया पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से इकोनॉमी भी उस एरिया की डूबती हुई आप लोग को नजर आएगी। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो ये बोला जा रहा है कि बायो रेमेडिएशन सबसे अच्छा बोला जाता है। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर कंटेनमेंट करना है जो बूंद जहां पर भी चाहिए देखने को मिलेगी। इसी के साथ में स्कीमर्स, ये यहाँ पर सोरबेंट यहाँ पर बात की जा रही है, डिसअपेयरिंग एजेंट। तो एक तरीके से कई सारे ऐसे प्रोसीजर हैं कि इन तरीके से आप लोग इसको हटा सकते हैं अगर कहीं पर यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत हो जाए, कोई ऑयल स्पिल हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत यहाँ पर निकल कर आए, यानी कि ये प्रोसीजर है जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके मेथड है ना किसी चीज को करने के, तो उन्हीं में से कुछ मेथड के नाम यहाँ पर बता रखे हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट और न्यूज यहां पर देखते हैं। बात की जा रही है यहां पर अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। अटल इनोवेशन मिशन काफी लंबे समय से कई बार यहां पर न्यूज में रहता है। पहले पहला वर्जन आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आ गया। तो नीति आयोग के द्वारा कोलैबोरेट किया गया यहां पर ला फाउंडेशन डेजोल्ट सिस्टम, जो कि इंडिया के अंदर में और लॉन्च किया गया थर्ड सीरीज यहां पर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। देखिए स्टूडेंट्स को एक तरीके से बिजनेसमैन बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग सोचिए, आप लोग कॉलेज के अंदर हैं या फिर आप लोग स्कूल के अंदर है, थोड़ा और पहले चले जाइए, आप लोग स्कूल के अंदर है और आप लोगों ने सोच लिया कि आगे चलकर ये बिजनेस करेंगे। आप लोगों ने देखा ना वो एक मूवी आई थी अभी जिसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था मूवी का नाम बताइए, मेरे नाम निकल गया माइंड मूवी का, एक मिनट, क्या था उसका नाम जो मैंने आप लोगों को बोला भी था ना, ये मूवी देखिए, अरे हाँ मिस इंडिया था ना उसका नाम, तो वो वाली मूवी। तो उसमें वो क्या करती है, जो लड़की रहती है वो स्टार्टिंग से ही अपना दिमाग सेट कर लेती है कि उसको बिजनेस ही करना है, तो उसको सारी चीजें पता रहती है, तो स्कूल से ही वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आगे चल के कॉलेज में भी उस हिसाब से काम करती है। तो उसी लेवल पर एक तो ऐसा इंसान है जो स्कूल में पढ़ रहा है, फिर कॉलेज में गया उसके बाद में, तो वो क्या कर रहा है कि यार ये वाली जॉब करनी है मुझे। ठीक है, एक बंदा है कि जिसने पहले से ही मन बना लिया कि बिजनेस करना है यार मुझे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चों को जॉब के पीछे न लगाकर इनको एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की जा रही है, एक तरीके से उनको बिजनेसमैन बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ इस तरीके से सोचे तो यहाँ पर अटल का मतलब होता है एक तरीके से अटल टिंकरिंग लैब, जो इनोवेशन के तरीके से यहाँ पर यूज की जाती है। तो इसमें अभी यहाँ पर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर इसका जो थर्ड वर्जन है, इसकी थीम दी गई है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। एक तरीके से बीज बोना है फ्यूचर में जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं उनके लिए, इस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम है यहाँ पर, ये आप लोगों को जो टीम रहेगी, ईच स्कूल 6 स्टूडेंट और टीचर यहाँ पर निकल कर आएंगे, एलोकेट किया जाएगी उनको फंडिंग की, हाँ यार क्या क्या आप लोग आइडिया कर यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद का स्टार्टअप, यहाँ पर क्या डिजाइन क्या प्रोटोटाइप तैयार करना है। ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोलो कि जैसे कि उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से बॉम्ब डिटेक्टर। ठीक है, ये बॉम्ब डिटेक्टर बेसिकली इसके बारे में, अगर मेरे बॉम्ब डिटेक्टर क्यों याद आया, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था बॉम्ब डिटेक्टर के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से वो प्रोटोटाइप तैयार किया गया। तो फिर अगर प्रोटोटाइप इतना शानदार बन गया कि नेशनल लेवल पर उसको यूज किया जा सकता है, तो फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। उसके लिए पैसा चाहिएगा, तो गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है। तो 3D प्रिंटिंग हो गया या फिर कोई पेपर मार्केटिंग कैंपेन हो गया, डिफाइन करना प्रोडक्ट को, प्राइसिंग करना कि हाँ प्रोडक्ट तो बना लिया, प्राइसिंग क्या रखनी है उसकी वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, क्रिएट करना, कैसे चीजों को एक्सपेंड करना है, स्ट्रेटजी बनाना पूरा, तो बिजनेस करने का पूरा माहौल तैयार करना। तो ये एक तरीका है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, पूरी चीजें इसके बारे में आप लोगों को बता दी, पूरा डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में बेसिकली आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो कम्युनिटी है उसके बारे में। बेसिकली होता क्या है, देखिए एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चीजें कैसे कैसे आप लोग काउंट कर सकते हैं। अगर कोई आप लोगों से जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछे तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया की मैपिंग करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, हाँ क्या क्या चीजें हैं, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोग कुछ चीजें बताऊंगा अभी, जो कि कुछ भी कंफ्यूजन होता है ना, तुरंत जाकर उसको मैप में देखा कीजिए, तुरंत जाकर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये है क्या, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए।
तो यहां पर जो एक तरीके से ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन आप लोग बहुत सी चीजों को मैप करने की बात कर सकते हैं। तो यहां पर यूज क्या किया जाता है, आप लोगों ने सुना ना जीपीएस आप लोग यूज करते हैं कई बार, जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। तो यूएसए का ही सिस्टम है, इसके थ्रू मैपिंग की जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि पृथ्वी को मैप करना हम लोगों की क्या क्या चीजें कहां पर है, क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या कहां पर क्या क्या तेल निकाले जा सकते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहां पर सबसे पहला जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो कांग्रेस एक तरह जो एक मीटिंग हुई यहां पर, तो ये हुई कहां पर, पहली हुई थी यहां पर चाइना के अंदर अक्टूबर 2018 में। अभी जो सेकंड नंबर की हो रही है यहां पर, ये सेकंड नंबर की हो रही है अक्टूबर 2022 में, यानी कि 4 साल बाद इंडिया के अंदर। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, एक तो हमारे देश के अंदर हो रही है, और इससे इंपॉर्टेंट ये भी हो गया कि पहले हमारे दुश्मन के पास में हुई थी, अब हमारे पास में हो रही है, ठीक है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है, जिसको UNGGIM आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया UNWGIC, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो ये एवरी 4 ईयर आप लोगों को देखने को मिलता है। 2018 में हुआ, अभी 22 में हो गया, फिर आप लोगों को जाकर 26 में देखने को मिलेगा, फिर 30 में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। तो यहां पर अभी सेकंड जो है, इसके चलते यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की आ गई है। और हमारी कंट्री में इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव पी रहे हैं, ठीक है। तो हम तो अमृत पी रहे हैं अब की बार, तो इसके चलते सेलिब्रेशन हमारा 75वां होगा, तो हम लोग इसको और एंजॉय करेंगे। तो अमृत पी पीकर हम लोग पूरी पृथ्वी को नापेंगे, ठीक है। तो पूरी पृथ्वी को हम लोग अमृत में कर देंगे, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ओके। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। कई बार आप लोगों ने फील किया होगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कई बार इग्नोर किया जाता है, पर लेकिन उनके बारे में अगर हम लोग ढंग से प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को रखते हुए उनकी प्रोडक्टिव लाइफ को बढ़ाने के लिए चीजें करें तो काफी अच्छा रहेगा। इसी के चलते हमारी कंट्री में इकोनॉमिक जो एक तरीके से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि EACPM इसको बोला जाता है, इसके द्वारा एक रिलीज की जाती है पर्टिकुलर एक इंडेक्स, इसका नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो खुद प्राइम मिनिस्टर अपने पास में लिए बैठे हैं इसको, ठीक है। तो वो यहां पर इंडेक्स तैयार करेंगे। तो बुजुर्ग लोगों का ध्यान खुद प्राइम मिनिस्टर रख रहे हैं, इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो यंग जनरेशन है उनका रखे या ना रखे, उनको जॉब मिले चाहे ना मिले बुजुर्ग लोगों का जो ध्यान है वो प्राइम मिनिस्टर ही रखेंगे, ओके। आप लोगों को जॉब मिले चाहे ना मिले। यूपीएससी की जब वैकेंसी थी 2014 से पहले 1200, 1300, 1400 आया करती थी, अब ये 600, 700 पर समेट गई है। हर एक एग्जाम में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि चीजें जो है प्राइवेट के हाथ में ज्यादा रहनी चाहिए, गवर्नमेंट को इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए जो भी है, आप लोगों को ये क्वेश्चन के बारे में इसका पता होना चाहिए थोड़ा सा। देखिए आने वाले टाइम में ना, अभी आज की डेट में आप लोगों की एज क्या है, अगर मान लीजिए आप लोगों की एज जो है वो 20 से लेके 30 के बीच में है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर आप लोगों को बोलो कि 30 साल बाद क्या होगा, तो 50 से लेके 60 के बीच में आप लोग अपनी एज देखने को मिलेगी, यानी एक तरीके से आप लोग एक तरीके से बुजुर्ग कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर जो ये 30 साल है, इन 30 सालों में आप लोगों ने जॉब नहीं ली, इन 30 सालों में आप लोगों ने लाइफ में प्रोडक्टिविटी से अपनी जिंदगी को नहीं बिताया, तो बुढ़ापे में जाकर एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि घर वालों के ऊपर हम लोग बोझ बन जाएंगे। जो उस टाइम पर बच्चे होंगे हमारे, जो उस टाइम पर जो काम कर रहे होंगे, तो उनको बर्डन लगेगा, घर में बुढ़ा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कमाता है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरीके कई बार सुना होगा, अभी कोविड-19 के चलते कई सारी ऐसी हरकतें देखने को मिली, कई बार ऐसी बातें बोली जाती हैं। ये इस तरीके जो शब्द यूज किया था ना, ये इस तरीके से आप लोग अगर अपने आज के दिन में आप लोग जो है ये शब्द जो है अपने माँ बाप के लिए, अपने बाबा दादा के लिए यूज करोगे तो टेंशन मत लो यार। आप लोगों को पता है ना, जैसी करनी वैसी वरनी, आगे चलो तो सही 30 साल बाद आपको भी सुनने को मिलेंगे सेम ऐसे ही शब्द। तो इसलिए कभी भी किसी भी बुजुर्ग के लिए, किसी भी ऐसे पेरेंट्स, चाहे कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई आसपास में बुजुर्ग है, अब शब्द यूज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा टाइम आपका भी आने वाला है, ठीक है। तो नहीं कहता कि अपना टाइम आएगा, तो जब अपना टाइम आएगा तो फिर बहुत बेइज्जती होने वाली है। तो इसलिए इज्जत दो और इज्जत पाओ, ये आप लोगों को जिंदगी जीकर चलनी है, ठीक है। इंसान ने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं उसके लिए तो करिए, अगर नहीं कर सकते तो चुप रहिए कम से कम, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड अगर बात करें इंक्रीज क्या है, तो 7.5 यहां पर अगर देखने को मिले 2001 में बुजुर्ग लोग, ये 2026 में लगभग 12.5% आप लोगों को बुजुर्ग लोग सोसाइटी में देखने को मिलेंगे, और 2050 में हमारी टोटल पॉपुलेशन का 20% के करीब आप लोग बोल सकते हैं 19.5 यानी कि 19.5। तो 20% लोग जो है वो ऐसे रहेंगे जो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। अगर खुद जॉब कर रहे हो, अगर खुद से अपनों को उन्होंने पेंशन वगैरह लगा ली होगी तो फिर तो एक अलग बात है, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि प्रोडक्टिव लाइफ यहां पर भी बच्चों के लिए इंप्लीमेंट की जाए। तो यहां पर अगर बात करें, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है, वो एक तरीके की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इसके बारे में ना तो संविधान में लिखा हुआ है, नॉन स्टैट्यूटरी मतलब ना इसमें पार्लियामेंट में कोई लॉ पास कर इसको बनाया गया। ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एक तरीके प्राइम मिनिस्टर ने मन किया ऐसा कुछ बनाना है तो बना दिया। जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया था पहले, ठीक है, अभी नीति आयोग हो गया, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं।
तो ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, एडवाइस करती है यहाँ पर इश्यूज से, जो गवर्नमेंट क्या क्या उसमें काम कर सकती है, तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ में कनेक्ट रहती है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो इंडेक्स है यहाँ पर इसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो ये रिक्वेस्ट की एक तरीके से जो इंडेक्स है यहाँ पर जो क्रिएट किया जाता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस तैयार करता है, पर लेकिन रिक्वेस्ट की जाती है जो ये एडवाइजरी बॉडी है प्राइम मिनिस्टर की, इसके द्वारा जो इशू है यहाँ पर वो मेंशन किए थे। एक तरीके से बोला जाता है कि एक तरीके से जो इशू है, ठीक है, ओपन नोट मेंशन, पर लेकिन जो प्रॉब्लम फेस की जाती है लोगों के द्वारा कई बार देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है सोसाइटी के अंदर, वो चल नहीं पाता है, ठीक है, ठीक से खा नहीं पाता है, मान लीजिए उसको पार्किंसन डिजीज है यहाँ पर, उसका हाथ भी ढंग से नहीं चलता है, अगर वो खाना खाता है तो हाथ हिलता है, तो ऐसा खाना भी खाने की कोशिश करे तो हिल हिलकर नीचे गिर जा रहा है खाना, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें ऐसी है जिनके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। अगर बुजुर्ग है इंसान जो है, बॉडी जो है, अगर देखें इंसान की जो उम्र एक बार को ना 70-80 की रेंज में पहुंच जाती है तो फिर दिक्कतें होने लगती है। कई बार बोलते हैं 60 साल का बुढ़ा हो गया, ठीक है, 60 साल के नॉर्मली बुजुर्ग आप लोग नहीं बोल सकते। अगर 60 साल तक भी इंसान ना एक खट्टा खट्टा जवान इंसान बोल सकते हैं, अगर उसने अपनी हेल्थ को सही रखा होगा तो, ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आप लोग अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, क्योंकि इतनी ही ज्यादा आप लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, वरना बीमारी दुनिया भर की खेल लेती है फिर इंसान को। तो इसके चलते क्या होगा, अगर कोई ऐसा इंडेक्स निकल कर आ रहा है, हम लोग बोले कि यार यहाँ ना आज के डेट में ना तमिलनाडु के अंदर काफी सारे लोग अच्छे हैं, ठीक है, जवान है और सही तरीके से हेल्थ को इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, गुजरात के अंदर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ काफी अच्छी है, ठीक है, ऐसा हम लोग बोलने लगे, तो दूसरी स्टेट कंपटीशन में आ जाएगी और हमारा स्टेट पीछे कैसे है। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉम्पिटिशन की भी कोशिश की जाती है स्टेट के बीच में, ठीक है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो है टॉप स्कोरिंग है यहाँ पर, एज रिलेटिव एज जो भी यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें, चंडीगढ़ और मिजोरम जो है यहाँ पर टॉप स्कोरिंग है। यहाँ पर अगर बात करें यूनियन टेरिटरी, अगर रीजन जो यूनियन टेरिटरी नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, तो ये काफी अच्छे बोल सकते हैं यहाँ पर। अगर इस तरीके से आप लोग देखें चैलेंज के बारे में बात करें तो कई सारी एजिंग के साथ में इनकम सिक्योरिटी या फिर और भी कई सारी देखे बुजुर्ग के साथ में हेल्थ की प्रॉब्लम, कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो क्या यार आज के डेट में हम लोगों ने कोई काम नहीं किया अपने देश में बुजुर्ग के लिए? तो काम तो यार किया, ऐसी तो बात है नहीं। कई सारे इनिशिएटिव है जैसे SAGE, ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो ये यहाँ पर निकल कर आया कि अगर कोई आज के डेट में कोई बुजुर्गों के लिए अगर आप लोग कोई ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आप लोग उसकी हेल्प करते हैं, तो गवर्नमेंट आप लोग को हेल्प प्रोवाइड कराएगी। इसके बारे में आप लोगों को अगर याद हो, थोड़ा सा भी अगर लंबे समय से आप लोग चल रहे हैं डिस्कस करते हैं, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर जो यहाँ पर ओल्डर पर्सन होते हैं उनके बारे में बात करें, ठीक है, तो इसको IPOP बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय वयोश्री ये योजना आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तरीके से बुजुर्गों के लिए तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम है जिनके ऊपर काम किया गया, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सीधा सीधा ये कि बुजुर्ग लोगों के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है वो एक अलग बात है। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? अगर आप लोग पूछें तो हम लोग बाहर से जो क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं ना, सबसे खतरनाक चीज यार ये है 80% हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। अपने देश में हम लोग ओनली 20% के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये जो 80% हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, उसके बारे में अगर बात करें कि हमारी कंट्री में कुछ गिनी चुनी कंपनी आप लोगों को मिलेगी जो कि इसको एंजॉय कर रही है, तो उसके चलते अगर अलग अलग हम लोग बिडिंग प्रोसीजर स्टार्ट करें, एक बिडिंग राउंड स्टार्ट करें, उन्हें कहते हैं कि बोली लगाने वाला जो अच्छा बोली लगाएगा उसी को मिलेगा ये, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें तो अभी यहाँ पर डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर 6th बिडिंग राउंड स्टार्ट किया गया, जिसमें यहाँ पर एक तरीके से ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। यानी कि एक तरीके से ऐसा होगा कि और लोगों को भी मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि बस ऑयल इंडिया मिलकर काम कर रही है अकेली, ठीक है, तो दूसरों के लिए भी। अर्लियर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो है उसके द्वारा अप्रूव किया गया था पॉलिसी फ्रेमवर्क यहाँ पर, तो उसके चलते एक्सप्लोर किया गया लाइसेंसिंग के बारे में बात की जाए तो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ऑयल और गैस के बारे में। तो क्या यार हमारी कंट्री जो है अगर बात करें तो 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र से किनारे टच करते हैं। हमारे पास में पूरा इंडियन ओशन है, तो हम लोग अपने देश में नहीं निकाल सकते क्या ये चीजें ऑयल वगैरह? हमारे पास भी तो टेक्नोलॉजी होगी ना, तो क्यों नहीं हम लोग प्राइवेट कंपनी को आगे लेकर आए? तो इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है दुनिया में, हमारी कंट्री वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में, तो 2nd नंबर पर है, तो वहां पर तेल भी इतना ही लगेगा क्योंकि हर एक इंसान को मोटरसाइकिल चाहिए, हर एक इंसान को गाड़ी चाहिए। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के आज के में हम, चाइना और यूएसए के बाद में, तो 3रे नंबर पर हम आते हैं। तो इस तरीके से सुधरना पड़ेगा। तो इंडिया जो है वो काफी डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर, तो अगर इंपोर्ट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? उन्हें कहते हैं ऐसा कैसे चलेगा भैया, तो ये सुधारना पड़ेगा चीजों को। तो बेनिफिट क्या होंगे अगर इस तरीके से यहाँ पर? एक तो एक्सप्लोरेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि अपने ही देश में अगर हम लोग एक्सप्लोर करने लगेंगे, बाहर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। रेड टेपिज्म कम होगा, गिनी चुनी कुछ कंपनी काम कर रही है वही यहाँ पर काम करती है, खासकर गवर्नमेंट की रहती है, तो फिलहाल फीता साई रहती है, भाई भतीजावाद रहता है, वो चीजें खत्म होनी स्टार्ट होगी। कोई नए पार्टनर भी यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलेंगे।
पर कंसर्न क्या रहता है, कई बार फेल हो जाते हैं अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर। कई सारे इन्वेस्टर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं कि हाँ ये ऐसा होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में कई बार ओब्लिगेशन इतने सारे रहते हैं कि लोग जो है उसको लेकर टेंशन में आ जाते हैं, या तो बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, ये भी करना है वो भी करना है। तो इसी के चलते यहाँ पर चीजों को नॉर्मल करने की बात पहले की गई। तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई, जिसको हेल्प बोला गया, और हेल्प रियलिटी में यहाँ पर हेल्प करने के लिए लाई गई ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया जा सके। तो इसके लिए रिवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल लाया गया ताकि मिलजुल कर काम किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगी तो एक्सप्लोरेशन के फील्ड में काम होगा, तो और भी कई सारे लोग आ जाएंगे। यानी कि इस तरीके से बोले, जैसे मैं बोलूं ना कि यार पीपीटी बनानी है, यार बहुत सारी पीपीटी बनानी है, मंथली वीडियो आती है, यार पूरा टाइम मेरा लग जाता है, यार थोड़ी थोड़ी हेल्प करो यार, कुछ मैं बनाऊं कुछ आप लोग बनाओ। मान लीजिए 8 घंटे मेरे लग रहे हैं तो 4 घंटे मैं काम कर लेता हूँ, 1 घंटे 4 आगे आ जाओ, निकल के 4 तुम काम कर दो। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से सहभागिता का मॉडल हो गया ना ये। तो एक तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिल जाता है। तो सजेशन क्या है यहां पर, एक तो यहां पर रेशनलाइज करना है जो टैक्स ऐसा है कि वो फालतू का टैक्स लगाते हैं, टैक्स तो रहते हैं, उसके ऊपर सेस भी ठूस देते हैं। मतलब क्या सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है। मान लीजिए 100 रुपए आप लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं अपना, उस पर 2 रुपए और यहाँ पर 2% और टैक्स लगा दिया, यानी कि जो टैक्स आप लोगों ने पे कर दिया 100 रुपए, उसका 2% यानी कि 2 रुपए और, यानी कि 102 रुपए अब आप लोगों को टैक्स पे करना है। तो ये इस तरीके से सेस लग जाता है। एजुकेशन के लिए सेस लगा दिया, एनवायरमेंट के सेस लगा दिया, पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते चीजों को अंडरस्टैंड करना और चीजों को सही करना है। जो भी यहाँ पर दिक्कत आ रही है उनकी दिक्कत सुनो ना, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालो। प्राइवेट और जो फॉरेन प्लेयर है उनको एक साथ में लेकर आओ, इंसेंटिव दो उनको, बेटर टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करो। तो इस तरीके से आगे बढ़ो। ऐसा नहीं बस अंधाधुंध चल रहे हैं ऐसे ही। तो प्रॉपर पैटर्न के थ्रू यहाँ पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये था, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। पहला हम लोगों ने यहाँ पर देखा, काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर हम लोगों ने अच्छा ये देखा, किम जोंग उन। नाम तो बता दो भाई साहब, क्या है आपका? उस दिन से बंदा है किम जोंग उन बनकर ही घूम रहा है, ठीक है। चलो जो भी है, किम जोंग उन हमारे जो एसएलवी फैमिली के पहले सिल्वर कमांडो बने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में हम लोगों ने बात किया, काफी डिटेल में समझा चीजों को। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो बेसिकली सबसे पहले बात की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्रूड ऑयल का तेल का प्राइस क्यों नहीं घटा रही है गवर्नमेंट, वो समझा। यूएसए के अंदर भी दिक्कत देखने को मिल रही है, वो समझी हम लोगों ने। पेड़ लगाने की बात की जा रही है यहाँ पर पीएसयू, वो भी कोयल इंडिया के द्वारा, तो वो समझा हम लोगों ने। एटीएम के बारे में हम लोग एम के बारे में जाना, और नीति आयोग क्या मिलकर काम कर रहे हैं, बच्चों को बिजनेसमैन बना रहे हैं, वो समझा। इस जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने बातें की, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की बायो रेमेडिएशन के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें डिटेल में हम लोगों ने समझा इसके बारे में। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो बुजुर्ग लोगों की लाइफ को कैसे क्वालिटी फोन बनाना है, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चीजें समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर बात की डिटेल में कि किस तरीके से हम लोग बाहरों के ऊपर डिपेंडेंट न रहकर अपने ही देश के लिए काम कर सकते हैं। तो ये था डिस्कशन। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में बात की, तो थीम बताइए आप लोग यहाँ पर। फेडरल गवर्नमेंट कौन से जो बोल रही है सूखा पड़ रहा है भाई साहब, पानी नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, बताइए। इसी के साथ में यहाँ पर SEP क्या है ये आप लोग को बताना है, और थीम क्या है इसकी ये भी बताइए। यहाँ पर कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करा रही है यहाँ पर जो ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कम्युनिटी से रिलेटेड जो यहाँ पर UNWGIC, और ये क्या है इसके बारे में बताइए। तो ये अक्टूबर में आप लोगों को यहाँ पर 2018 में किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया था ये भी बताना है। ये टर्म क्या है जब यहाँ पर कंटामिनेशन, पॉल्यूशन या फिर टॉक्सिक कंटेंट सोयल, वाटर या फिर हम लोग इन्वायरमेंट से हटाते हैं, इसके बारे में बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री है जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड के बारे में बात करती है। हमारा ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स में रैंक क्या है, AEACPM, इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। तो ये था टोटल इसके बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर यार रिवीजन कर जरूर जाया कीजिए। 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन आप लोगों ने मार दिया ना, फिर कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, वरना आप लोग फिर परेशान होते हुए नजर आओगे। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से क्या क्या बातें समझ लेते हैं कि इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री में एयर बेस बनाना था, ठीक है, मिलिट्री बेस बनाना था बेसिकली। आगे लेगा आइलैंड है यहाँ पर कौन सी कंट्री का, जिसके बोला गया कि डिनाई कर दिया गया उन्होंने, ठीक है, मना कर दिया है, ठीक है। हमारी कंट्री कितने प्रतिशत अगर बात करें वॉल्यूम की फॉर्म में और कितने प्रतिशत पैसे की फॉर्म में आज के डेट में हमारा इंडियन ओशन के थ्रू व्यापार होता है, और कितने प्रतिशत क्रूड ऑयल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, बताइए। बोल्ड स्कीम के बारे में बात की थी, किसके द्वारा ये इंप्लीमेंट की जाती है। अर्थ की क्रस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जो हैती कंट्री है, कौन कौन सी दो प्लेट यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आकर चढ़ी, जिसकी वजह से चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। हैंडलूम डिजाइन सेंटर ये मुंबई, चेन्नई, और एक हमारी कंट्री की एक और सिटी थी, बताइए, जो कि स्टैब्लिश की गई 1956 में। CPSC के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो 3 कैटेगरी में देखने को मिलता है, बताना था। बाकी 2 कैटेगरी में कितने हैं ये भी आप लोगों को बताना था, ठीक है।
समझ लेते हैं पहले। मॉरिशस है यहाँ पर, इसका ये आइलैंड है जो मैंने मैप में भी दिखाया था, याद रखना। 95% वॉल्यूम की फॉर्म में इंडियन ओशन से व्यापार आता है हमारे पास में, और 68% यहाँ पर पैसे की फॉर्म में, ठीक है। इसी के साथ में 80% क्रूड ऑयल यहीं से होता जाता है। बोल्ट जो है यहाँ पर बेसिकली इसको बोलते हैं बैम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स इन ग्रोथ, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, याद रखिएगा। इसके बारे में बताइए कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब लेह लद्दाख के अंदर काम किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन प्लेट वो यहाँ पर दिक्कत में आ गई, जिसकी वजह से हैती में भूकंप आ गया, ठीक है। हैंडलूम डिजाइन सेंटर एट मुंबई चेन्नई, ये वाराणसी में 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल पीएसयू सेक्टर एंटरप्राइज इसको बोलते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड है यहाँ पर, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, 10 महारत्ना, 24 नवरत्ना, और इसी के साथ में 74 मिनी रत्ना। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, उसके पीछे थोड़ा सा रीजन है, मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ गया था, जिसकी वजह से लेक्चर लेट हो गया। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कल से आप लोगों को टाइम पर देखने को मिलेगा। इसको लेट होने की वजह से आप लोग 1 मार्क्स मेरा कट कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए है बेसिकली। और फीडबैक जरूर दिया करो यार, लाइक कर या फिर डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं 1 सेकंड के अंदर वीडियो कैसी लग रही है। अगर 30,000 लोग देख रहे हैं तो 2,000 भी लोग जो है फीडबैक नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये गलत बात है यार, फीडबैक देकर जरूर जाया करो, ठीक है। बाकी पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लिया करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।